दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से चेक कर लो। सो ट्रम्प एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में वापस से एक्टिव हो चुके हैं। थोड़ा सा संभल के रहना दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जब ये एक्टिव थे तो पता ही है क्या सिचुएशन हुई थी मार्केट की, और वापस से वही सिचुएशन शायद हो जाए। मैं इनको ट्रेडर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट तो ये है, लेकिन जो फुल टाइम इनका काम है ट्रेडिंग करना है, बिजनेस करना है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, डेटा हमने देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा हमने देखा जिसके अंदर कई हज़ारों ट्रेड किए थे पिछले 2-3 महीनों में वॉर के बाद से। हमने कुछ कंपनीज भी देखी, कुछ स्टॉक्स भी देखे, जिसमें डेल है, इंटेल है, एनवीडिया है। इनकी बाइंग के बाद में काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली। बॉन्ड्स के अंदर भी हमने डेटा देखा कि काफ़ी सारे ट्रेड्स किए थे, इनसाइडर ट्रेडिंग के भी काफ़ी सारे इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। अब जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा ना, बहुत शॉकिंग डेटा है, आपको सरप्राइज कर देगा और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। आप देख सकते हैं हेडिंग क्या है कि कौन कौन से ट्रेड्स, या फिर हम बोल सकते हैं कितने ट्रेड्स किए हैं हर एक प्रेसिडेंट ने। ठीक है, मैं नीचे से शुरू करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिमी करके है 1977 टू 1981, जीरो स्टॉक ट्रेड इंडिविजुअल खुद के, ठीक है, या फिर जो भी इनका पोर्टफोलियो होता है इनके नाम से रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो कोई और संभाल रहा हो, लेकिन इनके नाम से रजिस्टर्ड होता है, तो प्रॉफिट जो आता है वो इनके हाथ में आता है, या इनकी जो फैमिली उनके हाथ में आता है। रोनाल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे 1981 से 89, जीरो ट्रेड। जॉर्ज बुश पहला कार्यकाल इनका, ज़ीरो। बिल क्लिंटन, ज़ीरो। इसके बाद में बुश अगेन, कितने ट्रेड हैं, ज़ीरो। उसके बाद में ओबामा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ट्रेड हैं, ज़ीरो। तो 2017 तक तो मार्केट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको 17 का एग्जाम्पल काफ़ी बार देता हूँ, अगर आपको, आप वीडियो को देखते हो बारीकी से। 17 के बाद में क्या हुआ था, ट्रंप आ गया था। तो जैसे ही ट्रंप आता है, अपना पहला टर्म 17 से लेकर 21, और उसके अंदर आप देख सकते हैं 517 ट्रेड्स किए थे। सो कहाँ पे जीरो और कहाँ पे 517, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा ये भी बहुत कम है। इसके बाद में आते हैं अपन जो बाइडेन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भी तकरीबन 13 ट्रेड्स किए हैं 2021 से 2025 के बीच में, ठीक है। कई बार रिपोर्ट्स मिल जाती है, ऑब्वियसली ये खुद ही रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसके बेसिस पे कर लिया होगा, ठीक है, ये हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब जो आपके सामने डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, और ये देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म चल रहा है 2025 से प्रेजेंट, टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, 1-1.5 साल का समय यहाँ पे हो चुका है, और इसी बीच 24,642 प्लस ट्रेड्स यहाँ पे किए हैं। 21,000 ट्रेड्स किए 2025 में, और अभी कुछ टाइम में 3642 ट्रेड्स किए, जिसके अंदर स्टॉक्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, कमोडिटीज़ भी आती है, जिसके अंदर क्रूड ऑयल होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ट्रेडिंग की बात हो रही है, जिसके अंदर बाय सेल करना होता है। सो जब ऐसा कोई बंदा होगा, वर्ल्ड की जो बिगेस्ट इकोनॉमी है उसका प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर बाकी कंट्रीज भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगी, तो क्या गेम बनेगा आपको बताइए। तो मैं क्यों आपको शुरू से कहता हूँ कि जब तक ट्रंप है, जब तक कोई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर अगर आप हो तो बहुत ध्यान से खेलना, क्योंकि सबके जो पिताजी है ट्रेडर के वो यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, और काफ़ी जो ट्रेड्स एक्टिविटीज़ है ऑब्वियस इनके हाथ में गेम होता है, सब कुछ होता है, एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम होता है, न्यूज़ व्यूज़ सब चीज़ें होती हैं इनके पास में, ठीक है। तो ये बच के रहना थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप एक ट्रेडर है तो। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, गेम कैसे बना, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था 5% की तेजी, अब तो मोर देन 5% तेजी यहाँ पे क्रूड के प्राइस में हो चुकी है, 78 के आसपास ये फ्यूचरली अवेलेबल है। चार्ट अगर आप देखोगे तो एकदम से स्पाइक आती है, और उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, 1:48 पर न्यूज़ आती है कि सीज फायर एंड हो चुका है, ठीक है। हर मार्केट जो भी ओपन थे वो गिरे, लेकिन क्या चीज़ चली, क्रूड, और उसके बाद में क्या हुआ, जंप, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कल से ही यहाँ पे बाइंग होना शुरू हो गई थी। या आप डेटा देख सकते हैं, आज कितनी तारीख है, ये कल की तारीख है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू हो गया था क्रूड के अंदर, और उससे पहले यहाँ पे एग्जैक्टली क्रूड का बॉटम बना था। उसके बाद में कुछ बाइंग होती है, फिर एकदम से न्यूज़ आती है और स्पाइक आती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर ट्रंप ये वीडियो देख रहे होगे तो वो हंस रहे होगे कि ये ट्रेड तो मैं बिना सत्ता में था जब मारा करता था, सत्ता में नहीं था जब ऐसे ट्रेड्स लिया करता था, अभी तो मेरे पास सब कुछ है। हो सकता है इस बीच कई सैकड़ों ट्रेड, यानी 100, 200, 300 ट्रेड्स कर लिए होंगे ब्रेंट क्रूड में। सो ये सिचुएशन आपको जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऐसा है
आरोप लगे हैं, डेटा अपने पास में है, वो आरोप पूरे हो नहीं पाते हैं क्योंकि ट्रंप के हाथ में पूरा गेम है, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज है, ध्यान से देखना समझना। देखो क्यूपिड आज फाइनली क्रैश हो चुका है, 11% की मंदी है, ठीक है, 11% का क्रैश। इतने कुछ दिनों से कुछ गिरावट हुई नहीं इसमें, 24 रुपीज़ नीचे आ चुका है, 52 वीक के हाई के आसपास है, ऐसे में है। ये मैं आपको पहले बता चुका था, ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट इसमें हो नहीं रहा था। रीज़न क्या था उसके पीछे का? सो फर्स्ट आप ये देखो रीज़न से पहले कि स्टॉक गिरा कब। जैसे ही न्यूज़ आती है ट्रंप की, ये 13 यानी 1 बज के कुछ 50 मिनट पर छोटा सा यहाँ पे ड्रॉप आता है, उसके बाद में स्टॉक सस्टेन करता है, एंड में जाके गिरता है। यानी मार्केट से इसको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मार्केट की वजह से नहीं गिरा है। फर्स्ट चीज तो अपन ये समझेंगे किसी भी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करने के लिए कि वो मार्केट के साथ गिरा है या फिर उसकी खुद की कोई पर्सनल न्यूज़ है, कोई अपडेट है जिसको लेकर स्टॉक नीचे गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गाइडेंस मैं आपको दे चुका हूँ, अच्छी है, 600 करोड़ से बढ़ के 660 करोड़ की है। उसके बाद में स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन है, जो जिसके हाथ में पूरे अप्स एंड डाउन्स का गेम चल रहा है अभी के समय, वो प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर आप देखोगे 46% होल्डिंग है इनकी जून में अभी की, एफआईज 1% है ओनली। अगर मैं मार्च की होल्डिंग्स आपको दिखाऊं तो मार्च की होल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो 45.60, यानी अभी जून में माल खरीदा है प्रमोटर्स ने, ठीक है। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, दिसंबर की होल्डिंग्स को देखते हैं तो यहाँ पे अनचेंज है। सितंबर पे आते हैं तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास में ओनली 42% का स्टेक था, जो कि बढ़ के 46% का हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, तब जाके स्टॉक टिक पा रहा है, क्योंकि प्रमोटर कंटिन्यूसली स्टॉक ले रहे हैं और बेच नहीं रहे। एफआईज लेती है, बेचती है, तो उसके बेसिस में स्टॉक अप्स एंड डाउन करता है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर लेके होल्ड कर रहे हैं। एएसएम कैटेगरी में है तो जो खरीदता है वो होल्ड करने के लिए खरीदता है, तो ये रीजन है स्टॉक के चलने के पीछे का। सो प्रमोटर की बाइंग कभी रुकेगी या फिर एक्सटर्नल सेलिंग कभी आएगी, या तो एफआईज होगी या वो पब्लिक में से कोई होगा। पब्लिक में भी अब हम तो चलो बहुत छोटे परसेंटेज में आते हैं, ये पब्लिक का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही है, रिटेल इन्वेस्टर्स ही है। इसके अंदर बड़ी बड़ी फॉर्म्स आती है, ट्रेडिंग फॉर्म्स आती है जो इंडिविजुअल तरीके से रजिस्टर्ड होती है, तो उसके अंदर पब्लिक के अंदर ही उसको काउंट करते हैं, लेकिन हैविली वो भी होल्ड करते हैं मीनिंगफुल स्टेक, और वो बेचते तो स्टॉक नीचे जाता है, खरीदते तो स्टॉक ऊपर जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, हर एक कंपनी में अप्लाई होता है। अगर आप ये समझते हो पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर है, तो ये नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक ब्लॉक डील हुई थी 128 करोड़ की, 7% ऊपर गया था अभी 2 दिन पहले, ठीक है। यानी यहां तक सब कुछ पॉजिटिव है। अब किया क्या है, कंपनी ने Q1 का बिजनेस अपडेट दिया है। इसके अंदर कंपनी ने बता दिया कि Q1 में हमने 150 करोड़ की सेल्स की है, फाइनेंशियल ईयर 27 फर्स्ट क्वार्टर, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाता है। यानी 150 करोड़ अभी तक कंपनी ने कभी नहीं सेल्स की जब से कंपनी बनी है। साथ में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 की रेवेन्यू गाइडेंस भी रेज कर दी, जो मैंने आपको बताया 600 करोड़ से 660 करोड़ कर दी है। तो सब कुछ पॉजिटिव है। हो सकता है किसी को गाइडेंस पसंद नहीं आई है, किसी मोटी पार्टी ने यहाँ पे माल बेचा हो। प्रमोटर अगर इतना बड़ा एग्जिट करता तो उसका एक डेटा आता, न्यूज़ आती, जो मैं आपको बता देता, बट ऐसा है नहीं। आई थिंक प्रमोटर ने ये नहीं बेचा है। अब हम आते हैं टेक्निकली। देखो अगर आपको याद है तो हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, उसके बाद में स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन बनी, और वो एग्जिट बन जाता है मोमेंटम प्लेयर्स के लिए। कर दिया होगा काफ़ी लोगों ने। उसके बाद में जब ब्रेकआउट होता है तो एंट्री भी करते हैं, की होगी काफ़ी लोगों ने या नहीं की होगी, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक चला। अभी हुआ क्या है, क्या हम इसको एक ब्रेकडाउन कंसीडर कर सकते हैं? देखो जब इतना मोटा प्रॉफिट हाथ में है तो रिस्क नहीं लेते हैं, लोग बेच देते हैं, अगर वो ट्रेडर है तो, ठीक है। तो किसी ने बेचा है, स्ट्रैटेजी उसकी ठीक है। अगर कोई होल्ड कर रहा है तो अब उसके लिए एक लेवल आ चुका है, जो कि ये है, यहाँ से बाइंग आती है और ये ऑल टाइम हाई से 22% नीचे है, यानी अच्छी बाइंग आई है। हो सकता है अप मूव के लिए तैयार हो वापस से, लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है तो क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड बन जाएगा। तो जो भी रिस्क ले रहे हैं होल्ड करके, वो इस लेवल के ऊपर अभी फोकस करेंगे। बाकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल होती है, Q1 से पहले प्रॉफिट बुक करते हैं, अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तो री एंट्री कर लेते हैं लोग,
डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। बाकी जो लोग फंसना चाहते हैं वो बेचते ही नहीं है, वो देखते रहते हैं 25 गिरेगा, 30 गिरेगा, 40 गिरेगा, 50, 60, उसके बाद में फिर वो सोचते कि काश बेच दिया होता। तो ये जो लेवल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का। अगर ये ब्रेक करता है तो इसको ऑफिशियली ब्रेक डाउन कंसीडर किया जाएगा। शायद ना करे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई थी। ठीक है, मेरे कहने पर मत जाना, जस्ट मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे बातचीत करेंगे कि क्या होता है। जुबिलेंट फूड 6% के साथ में स्टॉक डाउन। अब यहाँ पे हुआ क्या है आपको पता ही है। LFL यानी लाइक फॉर लाइक सेल्स, यानी पुराने स्टोर्स में कितनी सेल्स हुई है, तो 2.5% के साथ में इंक्रीज हुई थी। तो CLSA ने कह दिया कि हमारी एस्टिमेट को तो बीट कर दिया इसने, और मॉर्गन ने कह दिया कि नहीं, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो 5-7% की थी, इसने तो 2.5% दी है। तो कहीं पे एक्सपेक्टेशन बीट हुई है, कहीं कहीं पे मिस हुई है। ठीक है, उसके बेसिस पे स्टॉक ने रिएक्ट किया। कल तेज था, आज नीचे है, और ट्रेंड आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड है कंप्लीटली, जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, जब तक डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊं लॉन्ग टर्म, तो ये भी एक डेंजर जोन में है, क्योंकि जब सपोर्ट पे काफ़ी बार स्टॉक स्टे करता है तो फिर टूटने के चांसेस बनते हैं। सो बेटर यही है कि प्रॉफिट देखें Q1 में कैसे प्रॉफिट आता है। इसके बाद में एक और कंपनी देखते हैं, जियो फाइनेंस। बातचीत काफ़ी टाइम से नहीं हो रही इसके ऊपर, और 5% के साथ में ये नीचे है। टेक्निकली देख लेते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। रेसिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर रहा है, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो गैप कितना है, 14% का। स्टॉक यहाँ से नीचे आके अपने सपोर्ट पे आता है तो गैप कितना है, 11% का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको हर ट्रेड में, हर इन्वेस्टमेंट में देखना होता है कि डाउन साइड कम होनी चाहिए, अपसाइड ज़्यादा होनी चाहिए, यानी रेसिस्टेंस के बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए। सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है अगर है तो उसके बीच में गैप कम होना चाहिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेट्स सी कि क्या होता है इसके अंदर। फिलहाल अभी तो ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।